हाँ जी, गुड आफ्टरनून। क्या पढ़ा था? अलवर हो गया? पूरा नहीं हुआ? कितना गौर करवाना है? मेरे को पता है क्या? फिर तुम्हें क्या पता पूरा नहीं हुआ? चलो बताओ। देखिए, तीन में संधियां किस किसने की? और उस समय हमारा गवर्नर जनरल कौन था? 17 में कौन कौन करता है? और बाकी सब सिरोही। उस समय कौन था? कौन था? हेस्टिंग्स। और संधियों पे साइन किसने किए? और साउथ वाली रियासतों में साइन किसने किए? किसने किए? जॉन वेलकम ने। प्रत्येक रियासत में अंग्रेजों का एक बंदा था। और पहला रेजिडेंट फॉर राजपूताना कौन था? वो कहाँ रहता था? एजीजी का ऑफिस अजमेर कब बनाया? आबू कब भेजा? 6 महीने की व्यवस्था कब की? क्रांति में एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। कितनी छावनियां थी? कहाँ क्रांति नहीं हुई? कहाँ से शुरुआत हुई? कब हुई? कौन सी इन्फेंट्री ने कौन कौन से दो अफसर मार दिए? किसको पैनिक अटैक आया? कौन दो घायल हो गए? कौन सी इन्फेंट्री साथ में आई? कहाँ चले गए? नीमच में कौन सा अफसर कसमें उसमें खिलवाता है? कौन मना करता है? क्रांति कब हुई? किसके नेतृत्व में? शाहपुरा के कौन से राजा ने? देवली छावनी कौन सी बटालियन? और सारे विद्रोही कहां चले गए? नीमच से कितने अंग्रेज भागे? कौन से गांव में? कौन से किसान के पास? कौन सा पॉलिटिकल एजेंट? कहां लेके गया? कौन से महाराणा ने? कौन से महल में रखा? जग मंदिर महल में रखा। एरिनपुरा वाले सैनिकों ने आबू में क्रांति कब की? कौन से सैनिकों ने? किसके घर पे हमला किया? वो जब दिल्ली की तरफ जा रहे थे, खेरवा में कौन मिले उनको? कहां के सामंत थे? बिठोड़ा का युद्ध कब हुआ? उसमें अंग्रेजों का सेनापति कौन था? कैप्टन हीथकोट। जोधपुर वालों का? और जीता कौन? जोधपुर का कौन बंदा लड़ता हुआ मारा गया? और नार सिंह पंवार। चलावास का युद्ध कब हुआ? एजीजी खुद आया था? पॉलिटिकल एजेंट आया था? जीत किसकी हुई? और इसमें कौन मारा गया था? इस युद्ध को और क्या कहा जाता है? आहुआ का युद्ध कब हुआ? अंग्रेजों की तरफ से कौन आया? कर्नल होम्स, जोधपुर वालों की तरफ से। और कुशाल सिंह सहायता के लिए युद्ध का नेतृत्व किसने किया? अंग्रेजों ने कब्जा कब कर लिया? किसकी मूर्ति उठा के ले गए? कैसे संगमरमर की? कितने सिर है? कितने हाथ है? अजमेर का कौन सा म्यूजियम? पाली का कौन सा म्यूजियम? और कौन कौन से सामंतो नाने ने साथ दिया? आशोक के, शिवनाथ सिंह, गुलर के और अलिन्यावास के। विद्रोही ने किसके नेतृत्व में दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास? शिवनाथ सिंह, अशोक। कहां पे हार के आए? नारनौल। किससे हार के आए? फिर शिवनाथ सिंह 35 दिनों तक कहां लड़े? बड़लू। कहां लड़े? कुशाल सिंह ने सलूम्बर के कौन से सामंत के पास शरण ली? केसरी सिंह। कोठारिया के सरेंडर कहां किया? नीमच। कौन सा कमीशन बनाया गया? अंतिम समय कहां बिताया? मृत्यु कब हुई? कौन कौन से दो मंदिर इसके के अंदर थे? और कामेश्वर महादेव। कहां पे ये दोनों मंदिर? मारवाड़ का राजा कौन था? बिठोड़ा का सामंत कौन था? किसने मारा था? जन विद्रोह कहां हुआ था? कब हुआ था? विद्रोही कौन कौन थे? वकील जयदयाल और रिसालदार। जयदयाल कहां का था? और मेहराब खान। कौन से राजा को नजरबंद किया गया? कौन से पॉलिटिकल एजेंट को मारा? उसके दो बेटे, दो डॉक्टर साहब, एक महाराव का बंदा। कौन से पंडित जी ने समझौता करवाया? कौन से मंदिर के महंत थे? कितनी शर्तों का समझौता था? करौली के कौन से राजा ने सेना भेजी? कोटा को पूर्णतः मुक्त कौन करवाता है? रॉबर्ट्स कब करवाता है? 30 मार्च को। किस किस को फांसी लगाई गई? किसकी तोपों की सलामी घटा दी गई? किसकी बढ़ा दी गई? अन्य विद्रोही कौन कौन थे? टोंक का नवाब कौन था? उसने किसका साथ दिया? विद्रोही कौन कौन थे? मीर आलम खां, अहमद यार खां। मोइनुद्दीन ने किससे मुलाकात की? किससे?
नीमच के विद्रोहियों का जन स्वागत कहां हुआ? वहां जैक्सन का सामना किसने किया? जैक्सन किसका पीछा कर रहा था? किसको फांसी लगाई गई? और महिलाओं ने भाग लिया। ये जानकारी कौन से नाटक में? ये नाटक किसने लिखा? धौलपुर में क्रांति की शुरुआत कौन करता है? बाहर से विद्रोही कहां से आए? उनके नेता कौन कौन थे? राव रामचंद्र और महाराजा कौन थे? सेना कहां से बुलाते हैं? भरतपुर में विद्रोह कौन कौन करते हैं? राजा कौन थे? पॉलिटिकल एजेंट कौन था? उन्होंने मॉरिसन को क्या सलाह दी? अलवर में राजा कौन कौन थे? विनय सिंह। और इन्होंने किसका साथ दिया? विनय सिंह ने सेना कहां भेजी? सेना कहां हार गई? दीवान कौन थे? फैजुल्ला खान ने किसका साथ दिया? किसका दिया? लिखो जयपुर। कोटा के राजा का नाम क्या था? जयपुर के राजा का नाम भी भाई राम सिंह सेकंड था। जयपुर के राजा भी कौन थे? कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बर्टन। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था ईडन। क्या नाम था? कोटा वाले पॉलिटिकल एजेंट ने कोटा वाले राजा को कहा कि विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लो, तो उसने विद्रोहियों को गिरफ्तार। जयपुर वाले पॉलिटिकल एजेंट ने जयपुर के राजा का विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लो, तो उसने विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया। देखो, पॉलिटिकल एजेंट ईडन के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ पॉलिटिकल एजेंट ईडन, पॉलिटिकल एजेंट ईडन के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ पॉलिटिकल एजेंट ईडन, महाराजा राम सिंह सेकंड ने विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया। महाराजा राम सिंह सेकंड अरेस्टेड रिबेल्स। महाराजा राम सिंह सेकंड ने विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया। महाराजा राम सिंह सेकंड अरेस्टेड रिबेल्स। राम सिंह सेकंड ने विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया। महाराजा राम सिंह सेकंड अरेस्टेड रिबेल्स। विद्रोहियों के नाम लिख लो। क्या क्या नाम बोलो देखे? सादुल्ला खां, विलायत खां। क्या क्या नाम है? सादुल्ला खां, विलायत खां, उस्मान। कौन से राजा ने गिरफ्तार कर लिए? किसके कहने पे? अंग्रेज बड़े राजी हुए। अंग्रेजों ने कहा शाबाश मेरे चीते, हम तुम्हें उपाधि देते हैं सितार ए हिंद। क्या उपाधि देते हैं? स्टार ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का सितारा है तू। तो कौन सी उपाधि दी गई? किसको? किसने दी? और एक इलाका दिया, उस इलाके का नाम था कोटपुतली। कौन सा इलाका? कोटपुतली परगना दिया। इलाके क्या बोलते थे? परगना। तो अंग्रेजों ने कौन सा परगना दिया? किसको? कौन सी उपाधि दी? लिख लो। अंग्रेजों ने राम सिंह सेकंड को सितार ए हिंद की उपाधि तथा कोटपुतली परगना दिया। ब्रिटिशर्स gave टाइटल ऑफ सितार ए हिंद एंड कोटपुतली परगना टू राम सिंह सेकंड। अंग्रेजों ने राम सिंह सेकंड को सितार ए हिंद की उपाधि तथा कोटपुतली परगना दिया। ब्रिटिशर्स gave टाइटल ऑफ सितार ए हिंद एंड कोटपुतली परगना टू राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड को सितार ए हिंद की उपाधि तथा कोटपुतली परगना दिया। gave टाइटल ऑफ सितार ए हिंद एंड कोटपुतली परगना टू राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड को सितार ए हिंद की उपाधि तथा कोटपुतली परगना दिया। कौन सी उपाधि दी? कौन सा परगना दिया?
किसने? यहाँ राजा के एक मंत्री थे, उन मंत्री जी का नाम था शिव सिंह सामोद। क्या नाम था? सामोद। ये जयपुर के पास में जगह पड़ती है ना, सामोद के रहने वाले थे, इसलिए नाम क्या हो गया? शिव सिंह सामोद। उन्होंने राजा को एक सलाह दी कि राजा जी, अपने अंग्रेजों का साथ छोड़ो, बहादुर शाह जफर से बात कर लो। किसे बात कर लो? सवाल पूछा हुआ है, कौन से मंत्री ने राजा को बहादुर शाह जफर से बातचीत की सलाह दी थी? स्टार लगा के लिखो। मंत्री शिव सिंह सामोद ने, मिनिस्टर शिव सिंह सामोद, मंत्री शिव सिंह सामोद ने, मिनिस्टर शिव सिंह सामोद, शिव सिंह सामोद ने महाराजा को बहादुर शाह जफर से बातचीत की सलाह दी थी। महाराजा को बहादुर शाह जफर से बातचीत की सलाह दी थी। एडवाइज महाराजा टू टॉक विद बहादुर शाह जफर। एडवाइज महाराजा टू टॉक विद बहादुर शाह जफर। महाराजा को बहादुर शाह जफर से बातचीत की सलाह दी थी। एडवाइज महाराजा टू टॉक विद बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर से बातचीत की सलाह दी थी। किसने? शिव सिंह सामोद। ये कहां की क्रांति पढ़ रहे हैं अपने? जब आगे लिखो, बीकानेर। कौन सी जगह आ गई? बीकानेर में राजा हुआ करते, उनका नाम था सरदार सिंह। क्या नाम था? अच्छा, बीकानेर में तो कोई क्रांति हुई भी नहीं इतनी बड़ी, बीकानेर में तो कोई ज्यादा चीजें भी नहीं। बीकानेर टच करता था पंजाब के। किसके टच करता? पंजाब पे अंग्रेजों का राज है, बीकानेर में राजा का राज है, और बीकानेर का राजा कौन है? सरदार। अच्छा, अब तो पंजाब अलग है, हरियाणा अलग है। पहले हरियाणा पंजाब एक ही हुआ करते। तो हरियाणा में हिसार नाम की जगह, हिसार, हिसार के पास में एक जगह पड़ती है बाड़लू। कौन सी जगह थी? बाड़लू नाम करके एक जगह थी। कहां पर? हिसार के पास, हरियाणा में का, आज का हरियाणा और उस टाइम का क्या कर दो? पंजाब। यहां अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति हो गई। और ये बाड़लू एकदम बीकानेर की बाउंड्री पर था। बीकानेर की बाउंड्री हिसार तक थी। बीकानेर की बाउंड्री कहां तक थी? हिसार तक बीकानेर राज्य हुआ करता, राजा का राज हुआ करता। तो वहां पर जब बीकानेर के पास में क्रांति हुई, उसके बाउंड्री के पास में क्रांति हुई, तो अंग्रेजों ने राजा को कहा, यार इधर देख ले थोड़ा। तो सरदार सिंह अपनी सेना लेके बाड़लू गया, बाड़लू में जा क्रांति को दबा। राजस्थान का एकमात्र राजा जो अपनी रियासत के बाहर जाके क्रांति दबा के आया था, वो कौन है? बाकी कोई भी राजा अंग्रेजों की सहायता करने के लिए अपनी रियासत के बाहर, अपने अपनी रियासत में दबाए रहे थे, लेकिन रियासत के बाहर गए नहीं थे। कोई राजा अपनी सेना लेकर रियासत के बाहर गया अंग्रेजों की सहायता के लिए, वो कौन था? लिखो। महाराजा सरदार सिंह ने बाड़लू नामक स्थान पर क्रांति को दबाया। बाड़लू हरियाणा में है ना, हिसार के पास लिख लेना कोष्टक में। महाराजा सरदार सिंह सप्रेस्ड रिवोल्ट एट प्लेस नेम्ड बाड़लू। महाराजा सरदार सिंह ने बाड़लू नामक स्थान पर क्रांति को दबाया। महाराजा सरदार सिंह सप्रेस्ड रिवोल्ट एट प्लेस नेम्ड बाड़लू। क्वेश्चन लिखना, हिसार के पास। महाराजा सरदार सिंह ने बाड़लू नामक स्थान पर क्रांति को दबाया। महाराजा सरदार सिंह सप्रेस्ड रिवोल्ट एट विलेज नेम्ड बाड़लू। लाइन चेंज करके स्टार लगा के लिखें। यह राजस्थान का एकमात्र राजा था, ही वॉज ओनली किंग ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का एकमात्र राजा था, ही वॉज ओनली किंग ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का एकमात्र राजा था, ही वॉज ओनली किंग ऑफ राजस्थान, जिसने रियासत के बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी। Who suppressed revolt, who supported Britishers even outside his state, जिसने रियासत के बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी। Who supported या who helped Britishers even outside his state, जिसने रियासत के बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी। वही है, रियासत के बाहर जाकर अंग्रेजों क्या की थी? अंग्रेज राजी हुए, और अंग्रेजों राजी हो गए, कहा कि तुझे हम टिब्बी परगने के 41 गांव देते हैं। कौन से परगने के? टिब्बी हनुमानगढ़ में एक जगह पड़ती है, परगना मतलब क्षेत्र। तो टिब्बी परगने के कितने गांव दिए? 41। कितने गांव दिए? देख लो, अंग्रेजों ने इसे टिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे। ब्रिटिशर्स गेव हिम 41 विलेज ऑफ टिब्बी परगना। अंग्रेजों ने इसे टिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे। ब्रिटिशर्स गेव हिम 41 विलेज ऑफ टिब्बी परगना।
अंग्रेजों ने इसे टिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे। ब्रिटिशर्स गेव हिम 41 विलेज ऑफ टिब्बी परगना। कौन से परगने के? टिब्बी। कितने गांव दिए? इसी में बीकानेर में एक हेडिंग डालो, अमरचंद बांठिया। क्या नाम है? अमरचंद। सुनना देखो, झांसी की रानी का नाम सुना? झांसी की रानी झांसी में क्रांति करती है। कहां पे क्रांति करती है? अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करती है, लेकिन वहां झांसी की रानी अंग्रेजों से हार जाती है। जब झांसी की रानी झांसी में हार गए तो झांसी की रानी चले गए ग्वालियर। कहां चले गए? ग्वालियर का जो राजा, उस राजा का नाम है जीवाजी राव सिंधिया। क्या नाम है? जीवाजी राव सिंधिया। कहां के राजा है? ग्वालियर। और झांसी की रानी ने जाके जीवाजी राव सिंधिया का कि भाई साहब जीवाजी राव सिंधिया, महाराज जीवाजी राव सिंधिया, आप मेरी सहायता करो, अपने दोनों मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। जीवाजी राव सिंधिया ने कहा कि ना रानी लक्ष्मीबाई, तुम्हारी अंग्रेजों से लड़ाई है, मेरी अंग्रेजों से कोई लड़ाई, मेरे अंग्रेज दोस्त है, मैं अंग्रेजों से क्यों लड़ूं? तो झांसी की रानी में थप्पड़ मारूंगे, भाग गया से। तो झांसी की रानी ने जीवाजी राव सिंधिया को भगा दिया और ग्वालियर पर कर लिया कब्जा। कहां कब्जा कर गई? जब झांसी की रानी ने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया तो ग्वालियर में एक सेठ रहते हैं, उन सेठ का नाम है अमरचंद बांठिया। क्या नाम है? ये अमरचंद बांठिया अपना पूरा धन लेके झांसी की रानी के पास गए और झांसी की रानी को जाकर, रानी तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे, जिस प्रकार भामा शाह ने प्रताप की आर्थिक सहायता की थी, वैसे बांठिया जी किसकी सहायता कर रहे थे? और झांसी की रानी ग्वालियर में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। जब झांसी की रानी वीर गति को प्राप्त हो गए, लड़ते हुए मारे गए, तो अंग्रेजों ने वापस ग्वालियर पे कब्जा किया। सिंधिया को वापस लाके बिठा के, बैठ भाई, तू हमारा दोस्त, तू बैठ सीट पे। और अंग्रेजों ने कहा लिस्ट बनाओ कौन कौन झांसी की रानी के साथ थे। पता चला साथ में कौन थे? बांठिया जी को फांसी लगा दी। बांठिया जी क्या लगा दी? ये तो जब अपने राजस्थान का इतिहास लिख रहे थे तब किसी का ध्यान गया कि ग्वालियर में एक बंदे को फांसी लगी, उसका नाम है बांठिया। क्या नाम है? तब अपने वाला काम किया, यार बांठिया ये तो अपना सा नाम लगता है, चेक करो रे। और पता चला कि साहब बांठिया जी के पिताजी, दादाजी किसी टाइम बीकानेर से ग्वालियर गए थे। कहां से गए थे? का कुछ ना कुछ तो लेना देना है। लिखो, यह है मूल रूप से बीकानेर के थे, ढूंढ ढूंढ के लाने पड़े हमें, अपने तो क्रांति हुई नहीं थी। यह मूल रूप से बीकानेर के थे, ओरिजिनली ही बिलोंग्ड टू बीकानेर। यह मूल रूप से बीकानेर के थे, ओरिजिनली ही बिलोंग्ड टू बीकानेर। मूल रूप से कहां के थे? कौन? लिखो, क्रांति के दौरान, ड्यूरिंग रिवोल्ट, क्रांति के दौरान, ड्यूरिंग रिवोल्ट, इन्होंने ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी। He gave financial support to Queen लक्ष्मीबाई at ग्वालियर। इन्होंने ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी। He gave financial support। पीछे खूब सारी सीटें पड़ी। रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी। He gave financial support to Queen लक्ष्मीबाई at ग्वालियर। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी। रानी लक्ष्मीबाई क्या की थी? आर्थिक सहायता की थी। लाइन चेंज कर लिखो, इन्हें क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। He is called as भामाशाह of revolt। इन्हें क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। He is called as भामाशाह of revolt। इसको कह रहे बाद में कर लेना। इन्हें क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। He is called as भामाशाह of revolt। अंग्रेजों ने इन्हें फांसी लगा दी थी। ब्रिटिशर्स एग्जीक्यूटेड हिम। अंग्रेजों ने इन्हें फांसी लगा दी थी। ब्रिटिशर्स एग्जीक्यूटेड हिम। अंग्रेजों ने इन्हें फांसी लगा दी थी। ब्रिटिशर्स एग्जीक्यूटेड हिम। कोष्टक में लिखो, राजस्थान के पहले शहीद। क्रांति में राजस्थान के किसी व्यक्ति को सबसे पहले फांसी लगी थी, वो कौन थे? लिख लो, राजस्थान के पहले शहीद, फर्स्ट मार्टियर ऑफ राजस्थान। राजस्थान के पहले शहीद, फर्स्ट मार्टियर ऑफ राजस्थान। अब अपने भाई राजस्थान की बातें तो चुग चुगा के भी हमने इकट्ठी की तो इतनी निकली। फिर कहा यार थोड़ी बहुत और करो यार, सिलेबस छोटा ही पड़ गया, 2 दिन में कंप्लीट होगी। फिर हम एक आदमी को ढूंढ के लाए, उस आदमी का नाम है त्यान त्या टोपे। क्या नाम है?
लिखो, एकदम हॉट मैन था, ताता ताता आदमी। टेंथ टॉपिक का मामला और बड़ा जोरदार। मैं आपको बता रहा था कि अंग्रेजों के मराठों के बीच में लड़ाइयां हुई और उसमें अंग्रेजों ने मराठों को बहुत ढंग से हरा दिया। जब अंग्रेजों ने मराठों को बहुत ढंग से हरा दिया तो मराठों का जो सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करता उसको बोलते पेशवा। क्या बोलते? मराठों का जो सर्वोच्च कमांडर हुआ करता उसको क्या बोलते? जब अंग्रेजों ने मराठों को हराया तब उनके पेशवा थे, उनका नाम था बाजीराव सेकंड। क्या नाम था? क्या नाम था? मराठों में दो बाजीराव हुए, एक वो बाजीराव फर्स्ट जो बाजीराव बल्लाल है, जो आपने बाजीराव मस्तानी में देखा, जो 20 साल की उम्र में पेशवा बना, 40 साल की उम्र में मर गया और 20 साल तक केवल उसने युद्ध युद्ध और युद्ध किए, इसके अलावा उसने कोई भी काम है एक ही बना बाद में बाजीराव सेकंड। ये उतना ही बेलखना था, वो सही डायलॉग एकदम। नाम बाजीराव रखने से कोई बाजीराव नहीं बन जाता है, तो इसका नाम घर वालों ने बाजीराव रख दिया, लेकिन बाजीराव वाला लखन इसमें। अंग्रेजों ने इस बाजीराव को बहुत ढंग से हराया। पेशवा की राजधानी हुआ करती पूना। कौन सी राजधानी थी? अंग्रेजों ने जब मराठों को हरा दिया तो अंग्रेजों ने बाजीराव सेकंड को पकड़ा और बाजीराव सेकंड को पकड़े कहा आज के बाद तू पूना नहीं रहेगा। कहा नहीं रहेगा? क्योंकि अंग्रेजों को लगता था पूना रहेगा तो मराठे वापस इकट्ठे हो जाएंगे, अरे पेशवा की सहायता करते हैं, पेशवा की सहायता करते हैं। तो इसको पूना से टिकाया कानपुर। कहां भेजा? महाराष्ट्र के बंदे को कहां भेजा? अड़ोसी पड़ोसी नहीं पहचानते, उनको बताना पड़ता मैं कौन हूं। कहा तुम आज के बाद पूना नहीं रहोगे, तुम कहां रहोगे? कान। उसने कहा पेशवा तो पूना में रहता है। कहा सुन एक बात और सुन, आज के बाद तू नाम के आगे पेशवा लगा गया तो देख लेना, पेशवा का पद समाप्त। आज के बाद कोई भी पेशवा बनेगा नहीं, तू भी नहीं। बस आज दिन तक तू पेशवा था 1818 तक, अब तू पेशवा साधारण आदमी है, रहेगा कहां पे? उसने कहा भाई साहब खाऊंगा क्या, घर में आदमी का रोटी पानी का जुगाड़ होता, उधर क्या होगा? अंग्रेजों ने कहा हम तेरे को देंगे पेंशन। क्या देंगे? तो बाजीराव सेकंड को अंग्रेजों ने पेंशन दी, पेशवा का पद छीन लिया और पूना से कहां भेज दिया? कान। बाजीराव सेकंड की जब मृत्यु हुई तो उनके बेटे हैं, उनका नाम है नाना साहब। क्या नाम है? नाना साहब ने अंग्रेजों को कहा कि मैं पेशवा हूं और मुझे पेंशन दो। अंग्रेजों ने कहा सुनो भैया, पेशवा तुम्हारे पापा ही नहीं थे, 1818 में पेशवा का पद क्या कर दिया गया, पर फिर भी तुम्हारे पापा को पेंशन इसलिए मिल रही थी क्योंकि वो अंतिम पेशवा थे, उनको हमने पेशवा के पद से हटाया था। जैसे आप आरएस लगोगे, आपके आरएस की नौकरी पूरी हो जाएगी, सरकार क्या देगी आपको? पेंशन। और वो पेंशन आपके बेटे को थोड़ी मिलेगी, इस बात की मिले नहीं मिलेगी, बस आपको मिल रही थी। क्यों? क्योंकि आपने वो नौकरी की थी। तो अंग्रेजों ने कहा भाई अब पेंशन हमने दी थी नाना बाजीराव को, क्योंकि बाजीराव अंतिम पेशवा थे, अब तुम्हारे को कोई भी पेंशन नहीं मिली। और सुनो, तुम पेशवा नहीं हो, पेशवा वैसा लगाना बंद करो। नाना साहब ने कहा देख लेना महंगा पड़ जाएगा, मैं तुम्हारे खिलाफ क्रांति कर दूंगा। अंग्रेजों ने कहा पहले ये करके देख लो, पहले तुम क्रांति कर लो, बाद में देखेंगे बाकी चीजें। तो नाना साहब ने अंग्रेजों के खिलाफ कानपुर में क्या कर दी? क्रांति। नाना साहब के मुख्य सेनापति कौन है? लेकिन नाना साहब को जल्दी समझ में आगे की पार पड़ेगी, इसलिए नाना साहब चले गए नेपाल। कहां चले गए? अब तात्या टोपे क्या करे? बेरोजगार, तो तात्या टोपे ज्वाइन कर लेते हैं झांसी की रानी को। कहां चले जाते हैं? झांसी की रानी ग्वालियर में लड़ते हुए वीरगति को, तात्या टोपे फिर अकेले। अब अंग्रेज पीछे पीछे तात्या टोपे, भारत में ऐसी कोई जगह नहीं नॉर्थ इंडिया में जहां तात्या टोपे गए नहीं, अंग्रेजों ने उनका पीछा किया। इस चक्कर में तात्या टोपे 2 बार राजस्थान आ गए। कितनी बार राजस्थान आ गए? अपने वालों का सिलेबस बढ़ गया। लिखो लिखो लिखो, 1858 ईस्वी में, इन 1858 एडी, 1858 ईस्वी में, इन 1858 एडी, 1858 ईस्वी में तात्या टोपे 2 बार राजस्थान आए थे। तात्या टोपे केम टू राजस्थान 2 टाइम्स। तात्या टोपे 2 बार राजस्थान आए थे। तात्या टोपे केम टू राजस्थान 2 टाइम्स। तात्या टोपे 2 बार क्या आए थे? राजस्थान। सबसे पहले अपने भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है मांडलगढ़। कौन सी जगह? अगस्त में आते हैं। आप कब आते हैं? अगस्त के आसपास। पहले सीधा ही लिखो, अपने लिखो। सबसे पहले भीलवाड़ा में मांडलगढ़ आए थे। फर्स्ट टाइम ही केम टू मांडलगढ़ ऑफ भीलवाड़ा। सबसे पहले भीलवाड़ा में मांडलगढ़ आए थे। फर्स्ट टाइम ही केम टू मांडलगढ़ ऑफ भीलवाड़ा।
अंग्रेज पीछे लगे हुए थे, तो अंग्रेज यहाँ भीलवाड़ा में तात्या टोपे के साथ एक लड़ाई लड़ते हैं। उस लड़ाई का नाम है कुआड़ा का युद्ध। क्या नाम है? भीलवाड़ा में जगह पड़ती है, लिखो कुआड़ा का युद्ध, बैटल ऑफ कुआड़ा। नौ अगस्त 1858, बैटल ऑफ कुआड़ा। अंग्रेजों तात्या टोपे लड़ते हैं। अंग्रेजों का एक सेनापति है रॉबर्ट्स, कौन है? पढ़ा था हमने कोटा वाला, वो तात्या टोपे को हरा देता। लिख लो, अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट्स ने तात्या टोपे को हरा दिया। इंग्लिश कमांडर रॉबर्ट्स डिफीटेड तात्या टोपे। अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट्स ने तात्या टोपे को हरा दिया। अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट्स ने तात्या टोपे को हरा दिया। इंग्लिश कमांडर रॉबर्ट्स डिफीटेड तात्या टोपे। तात्या टोपे भीलवाड़ा से निकलता है, राजसमंद की तरफ जाता है। किधर जाता है? राजसमंद में फिर एक युद्ध लड़ता है, रकमगढ़ का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ता है? लिखो, रकमगढ़ का युद्ध। रकमगढ़ कहां पड़ता है? राज। इसके 4 दिन बाद, 4 दिन बाद मतलब कब लड़ेगा? 13 अगस्त। कब लड़ेगा? 13 अगस्त। रकमगढ़ का युद्ध। फिर एक बार झड़प होती है, अंग्रेज फिर तात्या टोपे को हरा देते हैं। लिख लो, अंग्रेजों ने तात्या टोपे को हरा दिया। रकमगढ़ कहां पड़ता है? राजसमंद। ब्रिटिशर्स डिफीटेड तात्या टोपे। यहां अंग्रेज तात्या टोपे को पकड़ लेते हैं, लेकिन एक बंदा बीच में आके अंग्रेजों को रोक देता है। वो बंदा है कोठारिया का जोध सिंह। कौन बंदा है? याद आ गया आपके? जो कुशाल सिंह और शरण दे रहे थे, तो उनकी अंग्रेजों के साथ तो बनती ही नहीं थी। राजसमंद में कोठारिया, राजसमंद में रकमगढ़, ये जोध सिंह अपनी सेना लेके आ जाता है, ये अंग्रेजों को रोकता है। तब तक तात्या टोपे यहां से निकल गया, वरना तात्या टोपे को रकमगढ़ में पकड़ लिया जाता। लिख लो, इस युद्ध में, इन दिस बैटल, कोठारिया के जोध सिंह ने अंग्रेजों को रोका था। जोध सिंह ऑफ कोठारिया स्टॉप्ड ब्रिटिशर्स। कोठारिया के जोध सिंह ने अंग्रेजों को रोका था। जोध सिंह ऑफ कोठारिया स्टॉप्ड ब्रिटिशर्स या कंट्रोल्ड ब्रिटिशर्स। भीलवाड़ा से भीलवाड़ा से राजसमंद, राजसमंद से आगे होते हुए निकल गए झालावाड़। कहा निकल गया? चलो, झालावाड़ का राजा उस टाइम पृथ्वी सिंह। झालावाड़ का राजा कौन है? और पृथ्वी सिंह को समाचार मिला कि भाई तात्या टोपे अपनी साइड में आ रहा है। राजा महाराजा अंग्रेजों के साथ थे, इसलिए पृथ्वी सिंह ने अपनी सेना भेज दी तात्या टोपे को पकड़ने के लिए। एक जगह है पलायता। कौन सी जगह? इस पलायता नाम की जगह पर अपनी सेना भेज दी। सेना गई तात्या टोपे से लड़ने के लिए, झालावाड़ के राजा की सेना गई। तात्या टोपे ने उस सेना को कन्विंस कर लिया। तात्या टोपे ने सेना कहा, भाई तुम क्यों आए मेरे खिलाफ लड़ने के लिए? मेरी तुम्हारे से क्या दुश्मनी है? सेना ने कहा, ना तुम्हारे से तो कुछ ही नहीं, उल्टा यार मैं तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा हूँ, तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए। और पूरी की पूरी सेना किसकी तरफ चली गई? एक प्लाटून को छोड़ के, एक प्लाटून थी गोपाल प्लाटून। कौन सी प्लाटून थी? इस गोपाल प्लाटून को छोड़ के पूरी सेना किसकी तरफ चली गई? अब तात्या टोपे ने झालावाड़ पे कब्जा कर लिया। कहां कब्जा कर लिया? उसने पृथ्वी सिंह को कहा 20 लाख रुपए दे। पृथ्वी सिंह ने कहा इतने तो है नहीं, कि जितने हैं उतने दे। पीछे अंग्रेज लगे हुए थे, तात्या टोपे को निकलना था, तो पृथ्वी सिंह को 5 लाख रुपए देने पड़े। कितने रुपए देने पड़े? 5 लाख रुपए लेके तात्या टोपे यहां से निकल गया। लिखो, झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह ने, झालावाड़ किंग पृथ्वी सिंह, झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह ने, झालावाड़ किंग पृथ्वी सिंह, झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह ने पलायता नामक स्थान पर तात्या टोपे के खिलाफ सेना भेजी। सेंट हिज आर्मी अगेंस्ट तात्या टोपे एट प्लेस नेम्ड पलायता। पलायता नामक स्थान पर तात्या टोपे के खिलाफ सेना भेजी। सेंट हिज आर्मी अगेंस्ट तात्या टोपे एट प्लेस नेम्ड पलायता। पलायता नामक स्थान पर तात्या टोपे के खिलाफ सेना भेजी। सेंट हिज आर्मी अगेंस्ट तात्या टोपे एट प्लेस नेम्ड पलायता। पलायता नामक स्थान पर तात्या टोपे के खिलाफ सेना भेजी। लाइन चेंज कर लिखो, गोपाल पलटन को छोड़कर एक्सेप्ट गोपाल प्लाटून, गोपाल पलटन को छोड़कर एक्सेप्ट गोपाल प्लाटून,
बाकी सेना ने तात्या टोपे के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया। रेस्ट ऑफ द आर्मी डिनाइड टू फाइट अगेंस्ट तात्या टोपे। बाकी सेना ने तात्या टोपे के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया। रेस्ट ऑफ द आर्मी डिनाइड टू फाइट अगेंस्ट तात्या टोपे। बाकी सेना ने तात्या टोपे के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया। रेस्ट ऑफ द आर्मी डिनाइड टू फाइट अगेंस्ट तात्या टोपे। बाकी सेना ने तात्या टोपे के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया। रेस्ट ऑफ द आर्मी डिनाइड टू फाइट अगेंस्ट तात्या टोपे। लाइन चेंज कर लिखो। झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह को तात्या टोपे को 5 लाख रुपए देने पड़े। झालावाड़ किंग पृथ्वी सिंह हैड टू पे 5 लाख रुपीस टू तात्या टोपे। झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह को तात्या टोपे को 5 लाख रुपए देने पड़े। झालावाड़ किंग पृथ्वी सिंह हैड टू पे 5 लाख रुपीस टू तात्या टोपे। तात्या टोपे को 5 लाख रुपए देने पड़े। एक बार तो निकल गया तात्या टोपे यहां से, दिसंबर में आसपास दोबारा आता है और 9 दिसंबर के आसपास बांसवाड़ा पे कब्जा कर लेता है। कहां कब्जा कर लेता है? एक बार निकला, दोबारा आया था, पहली बार आया था तो मांडलगढ़, दोबारा आया था कहां आया? बांसवाड़ा। देखो 9 दिसंबर 1858 ईस्वी को और 9 दिसंबर 1858 एडी। 9 दिसंबर 1858 ईस्वी को और 9 दिसंबर 1858 एडी। तात्या टोपे ने बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया था। तात्या टोपे कैप्चर्ड बांसवाड़ा। तात्या टोपे ने बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया था। तात्या टोपे कैप्चर्ड बांसवाड़ा। इस समय बांसवाड़ा का जो राजा था उसका नाम था लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था? लिख लो। इस समय लक्ष्मण सिंह बांसवाड़ा का राजा था। दिस टाइम लक्ष्मण सिंह वाज किंग ऑफ बांसवाड़ा। शाहपुरा के राजा का नाम भी क्या था? लक्ष्मण सिंह। बांसवाड़ा वाले का भी क्या है? लक्ष्मण सिंह। इस समय लक्ष्मण सिंह बांसवाड़ा का राजा था। दिस टाइम लक्ष्मण सिंह वाज किंग ऑफ बांसवाड़ा। पर यहां तो अंग्रेजों का दबाव इतना भयंकर था कि वो रुका ही नहीं, हाथों हाथ यहां से बांसवाड़ा से निकला। बांसवाड़ा से निकल गया प्रतापगढ़। कहां गया? प्रतापगढ़ में अंग्रेजों को फिर एक सेनापति सामने खड़ा है, मेजर रॉक। कौन खड़ा है? तो किसने हरा दिया इसको? देखो प्रतापगढ़ में, इन प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में, इन प्रतापगढ़ मेजर रॉक ने तात्या टोपे को हराया। मेजर रॉक डिफीटेड तात्या टोपे। मेजर रॉक ने तात्या टोपे को हराया। मेजर रॉक डिफीटेड तात्या टोपे। प्रतापगढ़ का जो राजा था ना उसका नाम था दलपत सिंह। क्या नाम था? लिख लो। इस समय दलपत सिंह प्रतापगढ़ का राजा था। दिस टाइम दलपत सिंह वाज किंग ऑफ प्रतापगढ़। दलपत सिंह कहां का राजा था? फिर तात्या टोपे को लगा इधर तो पार नहीं पड़ेगी, वागड़ में तो पार नहीं पड़ेगी। तात्या टोपे आता सिक्कर। सिक्कर में तात्या टोपे हारता कर्नल होम्स से। कर्नल होम्स याद है? तो कर्नल होम्स उसे सिक्कर के पास में रहता। लिखो। कर्नल होम्स ने तात्या टोपे को सिक्कर के पास हराया। कर्नल होम्स डिफीटेड तात्या टोपे नियर सिक्कर। कर्नल होम्स ने तात्या टोपे को सिक्कर के पास हराया। कर्नल होम्स डिफीटेड तात्या टोपे नियर सिक्कर। यहां सिक्कर के पास में तात्या टोपे तो निकल गया, उसके 600 फौजी सरेंडर कर देते हैं। कितने वो सरेंडर करते हैं? बीकानेर महाराजा सरदार सिंह के सामने। किसके सामने? सरदार सिंह अंग्रेजों की तरफ था ही। 600 सैनिकों ने तात्या टोपे के सरेंडर कर देगा। भाई रे नहीं लड़ रहे हम तो, पकड़ लो बोले हमें। देखो तात्या टोपे के 600 सैनिकों ने, 600 सोल्जर्स ऑफ तात्या टोपे, तात्या टोपे के 600 सैनिकों ने, 600 सोल्जर्स ऑफ तात्या टोपे, तात्या टोपे के 600 सैनिकों ने बीकानेर महाराजा सरदार सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर्ड बिफोर बीकानेर महाराजा सरदार सिंह। बीकानेर महाराजा सरदार सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर्ड बिफोर बीकानेर महाराजा सरदार सिंह। बीकानेर महाराजा सरदार सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।
तात्या टोपे अपने लगभग राजस्थान की सारी रियासतों में गया था, जैसलमेर नहीं गया था वो। बाकी उसने सबके पास मैसेज किया है, खुद गया था, अप्रोच किया था कि आप मेरी क्या करो सहायता। पर अपने वाले इतने भोले भी नहीं थे। क्रांति हुई थी 57 में। कब हुई थी? पूरे भारत में दब गई। तात्या टोपे आया 58 में। अब सहायता करके करना क्या है? पूरे भारत में क्रांति दबी हुई है, अब जो सहायता करेगा वो भी मरेगा। जब क्रांति उफान पे थी उन दिनों में यदि राजस्थान आए होते तो अपने वाले खूब सारे यहाँ क्रांतियां कर रहे थे, कोई साथ हो जाता। अपने वालों की तो सबसे बड़ी तारीफ यही है कि तात्या टोपे किसी ने पकड़वाया नहीं। पूरे राजस्थान में घुमा है और अपने वालों ने कभी उसको पकड़ा? उल्टा निकाला कि निकल रहे, हमारे तो पाप मत लगा, तुझे जहां जाना है वहां जा, अंग्रेज पकड़ेंगे, इससे अच्छा या तो खुद पकड़े जाओ या लड़ लो। यहाँ आओगे तो यहाँ अब सहायता नहीं मिल सकती, क्योंकि अब क्रांति खत्म हो चुकी। क्रांति पीक पे थी तब तो इनमें से कोई आया नहीं, क्रांति खत्म हो गई तभी इधर घूम रहे थे। तो कौन सी एक रियासत को अप्रोच नहीं किया था? लिखो, जैसलमेर को छोड़कर, एक्सेप्ट जैसलमेर, जैसलमेर को छोड़कर एक्सेप्ट जैसलमेर, तात्या टोपे ने राजस्थान की सभी रियासतों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था। तात्या टोपे तात्या टोपे ने राजस्थान की सभी रियासतों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था। तात्या टोपे tried to get support from all princely states of Rajasthan. तात्या टोपे tried to get support from all princely states of Rajasthan. तात्या टोपे ने राजस्थान की सभी रियासतों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था। Tried to get support from all princely states of Rajasthan. खूब लोगों ने सहायता की। टोंक में एक बंदा था नासिर मोहम्मद खान। कौन बंदा है? इसने तात्या टोपे की सहायता की। लिखो, टोंक के नासिर मोहम्मद खान ने तात्या टोपे की सहायता की। नासिर मोहम्मद खान टोंक सपोर्टेड तात्या टोपे, हेल्प तात्या टोपे। टोंक के नासिर मोहम्मद खान ने तात्या टोपे की सहायता की। नासिर मोहम्मद खान टोंक हेल्प तात्या टोपे। टोंक के नासिर मोहम्मद खान ने तात्या टोपे की सहायता की। मेवाड़ में दो बंदे जो कुशाल सिंह को शरण दे रहे थे, क्या नाम थे उनके बताओ देखिए? सलुम्बर का केसरी सिंह और कोठारिया का, उन्होंने तात्या टोपे को भी शरण दी। और मैं बता रहा हूँ रकमगढ़ वाले में निकालता ही कौन है इनको? जोत सिंह निकालता। लिखो, मेवाड़ में इन मेवाड़ सलुम्बर के केसरी सिंह ऑफ सलुम्बर, सलुम्बर के केसरी सिंह ऑफ सलुम्बर, तथा कोठारिया के जोध सिंह एंड जोध सिंह ऑफ कोठारिया, तथा कोठारिया के जोध सिंह एंड जोध सिंह ऑफ कोठारिया, कोठारिया के जोध सिंह ने तात्या टोपे को शरण दी थी। ये शेल्टर टू तात्या टोपे ने तात्या टोपे को शरण दी थी। ये शेल्टर टू तात्या टोपे। तात्या टोपे को शरण दी थी। बीकानेर वाले महाराजा सरदार सिंह ने इसके जो 600 सैनिक पकड़े थे ना, उन 600 सैनिकों को अंग्रेजों से बचाया था। अंग्रेजों ने कहा था इनको फांसी लगाओ, पर उस आदमी ने कहा भाई किस बात की फांसी? क्रांति थी 57 में, दबदबा आ गई। अब 58 में कोई लेना देना तो है नहीं। ठीक है, लड़ते घूम रहे थे, तुमने पकड़ लिए, छोड़ो यार, जेल वेल करनी है वो करो, वरना छोड़ छाड़ दो। उन 600 सैनिकों को बचाने वाला आदमी कौन था? सरदार सिंह। सरदार सिंह ने तात्या टोपे को भी 10 घुड़सवार दिए थे। यहां से जब निकाला था, निकल तू, यहाँ मत पकड़ जाना। कितने घुड़सवार सैनिकों की सहायता दी? देखो, बीकानेर महाराजा सरदार सिंह ने बीकानेर महाराजा सरदार सिंह बीकानेर महाराजा सरदार सिंह ने तात्या टोपे को 10 घुड़सवारों की सहायता दी थी। गैव सपोर्ट ऑफ 10 कैवलरी सोल्जर्स टू तात्या टोपे। तात्या टोपे को 10 घुड़सवारों की सहायता दी थी। गैव सपोर्ट ऑफ 10 कैवलरी सोल्जर्स टू तात्या टोपे। तात्या टोपे को 10 घुड़सवारों की सहायता दी थी। गैव सपोर्ट ऑफ 10 कैवलरी सोल्जर्स टू तात्या टोपे। अब अपने यहाँ तो तात्या टोपे भाई पकड़ा नहीं गया। बाद में अपने यहाँ से निकल के तात्या टोपे गया मध्य प्रदेश। कहाँ गया? और मध्य प्रदेश में एक दिन नरवर के जंगलों में था। कौन से जंगलों में? और यहाँ तात्या टोपे का एक दोस्त था मान सिंह। क्या नाम था? उसने अंग्रेजों को जाकर इधर आओ लो, मैं बताता हूँ कहाँ है। अंग्रेजों ने तात्या टोपे को कौन से जंगलों में गिरफ्तार किया? और जंगलों में गिरफ्तार कर तात्या टोपे क्या लगा दी? फांसी। उसकी फांसी का भी अपना तो एक पॉलिटिकल एजेंट विरोध करता है, सोवर्स। कौन विरोध करता है? कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था?
और सोवर्स कहता है कि भाई साहब क्रांति 57 में खत्म हो गई, हम इस आदमी को फांसी लगा रहे हैं 59 में, 59 में लगाई जाके फांसी, 58 तक तो इधर ही घूम रहा है अपने, 59 में फांसी लगाई, अब क्यों लगा रहे हैं? क्रांति तो दबदबा आ गई। आने वाली पीढ़ियां अपने से पूछेगी कि क्रांति दबी गई थी तो फांसी क्यों लगा रहे थे? अंग्रेजों का पूछेगी तब का तब देखेंगे फांसी लगाएंगे। पर अपने सवाल पूछा हुआ है कि तात्या टोपे की फांसी का विरोध कौन करता है, तो कौन करता है? देखो, नरवर के जंगलों में, इन फॉरेस्ट ऑफ नरवर, नरवर कहां पड़ता है? नरवर के जंगलों में, इन फॉरेस्ट ऑफ नरवर, नरवर के जंगलों में, इन फॉरेस्ट ऑफ नरवर, मानसिंह के विश्वासघात के कारण, ड्यू टू बिट्रेयल ऑफ मानसिंह, मानसिंह के विश्वासघात के कारण, ड्यू टू बिट्रेयल ऑफ मानसिंह, मानसिंह के विश्वासघात के कारण, ड्यू टू बिट्रेयल ऑफ मानसिंह, मानसिंह के विश्वासघात के कारण अंग्रेजों ने तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया। ब्रिटिशर्स अरेस्टेड तात्या टोपे, अंग्रेजों ने तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया। ब्रिटिशर्स अरेस्टेड तात्या टोपे, तथा उसे फांसी लगा दी एंड एग्जीक्यूटेड हिम, तथा उसे फांसी लगा दी एंड एग्जीक्यूटेड हिम। स्टार लगा के लिखो, काम की बात अगली वो है। सोवर्स ने तात्या टोपे की फांसी का विरोध किया था। सोवर्स अपोज्ड एग्जीक्यूशन ऑफ तात्या टोपे, सोवर्स ने तात्या टोपे की फांसी का विरोध किया था। सोवर्स अपोज्ड एग्जीक्यूशन ऑफ तात्या टोपे, तात्या टोपे की फांसी का विरोध किया था। तात्या टोपे की फांसी क्या किया था? विरोध किया था। ये भाई आपने 57 की क्रांति की बात है। छावनियों में क्रांति कैसे हुई, अलग अलग जगह पे क्रांति कैसे हुई, तात्या टोपे राजस्थान में क्या करके गए थे, याद रहेगी बात। 57 की क्रांति पे 2 बुक है अच्छी। एक अपने राइटर वे, जिन राइटर का नाम है नाथुराम खड़गावत। क्या नाम है? अपने राइटर है राजस्थान के इतिहासकार वे नाथुराम खड़गावत सर। और नाथुराम खड़गावत सर ने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम है रोल्स ऑफ राजस्थान, कि राजस्थान का क्या रोल था इन स्ट्रगल ऑफ 1857, 1857 के संघर्ष में राजस्थान की भूमिका। ये किताब किसकी लिखी हुई है? क्या नाम है नाथुराम खड़गावत की बुक का, बोलो। रोल्स ऑफ राजस्थान इन स्ट्रगल ऑफ 1857, 1857 के संघर्ष में राजस्थान का रोल, राजस्थान की भूमिका। नाम क्या है बुक का, दोबारा बोलो। रोल्स ऑफ राजस्थान इन स्ट्रगल ऑफ 1857, किसकी बुक है? लिख लो, नाथुराम खड़गावत की पुस्तक। अलग से लिख के, अलग से, ज्यादा टोपी हो गया, अलग से लिख लो अपन, नाथुराम खड़गावत सर की पुस्तक रोल्स ऑफ राजस्थान इन स्ट्रगल ऑफ 1857। पूछी हुई किताब है ये, दोबारा पूछ ले आपसे। रोल्स ऑफ राजस्थान इन स्ट्रगल ऑफ 1857। क्या नाम बुक का बताओ देखे? रोल्स ऑफ राजस्थान इन स्ट्रगल ऑफ 1857। लिख लिया? एक बंदे की बुक और लिखो, एक नसीराबाद छावनी में अंग्रेजों का ऑफिसर था आईटी प्रिचार्ड। क्या नाम है? और आईटी प्रिचार्ड ने एक बुक लिखी थी, म्यूटिनीज इन राजपूताना। नसीराबाद छावनी का ऑफिसर है। म्यूटिनीज इन राजपूताना, म्यूटिनी मतलब विद्रोह, राजपूताना में विद्रोह, म्यूटिनीज इन राजपूताना। आईटी प्रिचार्ड अंग्रेजों का ऑफिसर था, नसीराबाद छावनी का, तो उसने एक बुक लिखी थी, म्यूटिनीज इन राजपूताना। खड़गांव सर वाली बुक का नाम बताओ क्या क्या? रोल्स ऑफ राजस्थान इन स्ट्रगल ऑफ 1857। आईटी प्रिचार्ड की बुक का नाम क्या है? म्यूटिनीज इन राजपूताना, म्यूटिनीज इन राजपूताना। नसीराबाद छावनी का ऑफिसर था ये। ठीक है, दोनों किताबें याद रह जाएगी। चलो, ये हो गया भाई आपके 57 की क्रांति। नया टॉपिक लिखो आपने, किसान आंदोलन, पीजेंट मूवमेंट्स।
किसान आंदोलन, पीजेंट मूवमेंट। हमने ये पढ़ा कि अंग्रेजों का जब राज आया उसके खिलाफ जनता ने, राजाओं ने, सामंतों ने क्रांति कैसे की, वो तो कौन सी 1857 की क्रांति। अब हम पढ़ेंगे किसानों के आंदोलन कैसे। किसान आंदोलन अपने राजाओं के खिलाफ है। किसके खिलाफ है? पर राजा किससे जुड़े हुए? अंग्रेजों के। तो हम कहते हैं इनडायरेक्टली किसके खिलाफ हो गए? अंग्रेजों के। डायरेक्टली किसके खिलाफ हो गए? राजाओं, राजाओं के। पहला जो अपना बड़ा आंदोलन हुआ था उस आंदोलन का नाम है बिजोलिया। क्या नाम है? लिख लो, बिजोलिया आंदोलन। बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर एक जगह पड़ती है। बिजोलिया कहां पड़ता है? भीलवाड़ा। बिजोलिया मूवमेंट। बिजोलिया मूवमेंट, बिजोलिया आंदोलन। सुनना, देखो थोड़ी मैं बिजोलिया की हिस्ट्री बताता हूं आपको। कल ही अपने बात कर रहे थे कि कोई भी एक रियासत होती है उसमें एक तो बनता राजा, बाकी उसके होते सामंत। क्या होते? तो कई छोटे सामंत होते हैं, कई बड़े सामंत होते हैं, अलग अलग प्रकार के सामंत। एक रियासत है मेवाड़। कौन सी रियासत है? और उस रियासत में एक ठिकाना है, उस ठिकाने का नाम है बिजोलिया। क्या नाम है? बड़े ठिकाने होते तो फर्स्ट ग्रेड, उनसे छोटे तो सेकंड ग्रेड, उनसे छोटे तो थर्ड ग्रेड। जैसे आज होते हैं फर्स्ट ग्रेड अधिकारी, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पहले भी हुआ करते। तो बिजोलिया कैसा ठिकाना था? फर्स्ट ग्रेड। कैसा था? लिखो, बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। बिजोलिया वॉज फर्स्ट ग्रेड ठिकाना ऑफ मेवाड़ स्टेट। बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। बिजोलिया वॉज फर्स्ट ग्रेड ठिकाना ऑफ मेवाड़ स्टेट। बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। बिजोलिया वॉज फर्स्ट ग्रेड ठिकाना ऑफ मेवाड़ स्टेट। मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। बिजोलिया वॉज फर्स्ट ग्रेड ठिकाना ऑफ मेवाड़ स्टेट। मेवाड़ में एक राजा थे, उन राजा का नाम था राणा सांगा। क्या नाम था? राणा सांगा कहां के राजा? और इनके पास में एक बार एक बंदा आया, उस बंदे का नाम है अशोक परमार। क्या नाम था? यूपी से आया था। यूपी में एक जगह पड़ती है जगनेर। कौन सी जगह? जगनेर नाम की जगह से एक बंदा आया। उस बंदे का नाम क्या बताओ देखे? अशोक परमार। कहां से आया? जगनेर। राणा सांगा को लगा ठीक है, यंग लड़का यार, अच्छी लड़ाइयां वड़ाइयां ठीक करता है। तो राणा सांगा ने इसको अपने मेवाड़ में एक इलाका दिया। उस इलाके का नाम था ऊपरमाल। क्या नाम था? पठार है ऊपरमाल का। पठार चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा के बीच का जो पठार है उसका नाम क्या है? तो ये एक इलाका दिया ऊपरमाल। ये जो ऊपरमाल वाला इलाका था, इसका जो हेडक्वार्टर था, उस हेडक्वार्टर का नाम है बिजोलिया। क्या नाम है? इसलिए बाद में ठिकाने का नाम ही क्या पड़ गया। बाकी वास्तव में तो उस इलाके का नाम क्या था? ऊपरमाल। ऊपरमाल की जागीर मिली थी। इस ऊपरमाल जागीर का जो मुख्यालय था वो कौन सा था? या सिंपल शब्दों में कहो तो ये कर दो अपने कि राणा सांगा ने अशोक परमार को कौन सा ठिकाना दिया? बिजोलिया। और क्षेत्र पूछो तो कौन सा क्षेत्र दिया? ऊपरमाल की राजधानी कौन सी है? मैं ये कह दूं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी ने अशोक गहलोत को राजस्थान का क्षेत्र दिया, उसकी राजधानी जयपुर। आगे बात समझ में? देखो, राणा सांगा ने अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर दी थी। राणा सांगा के ऊपरमाल जागीर टू अशोक परमार। अशोक परमार कोष्टक में लिखना जगनेर। राणा सांगा ने अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर दी थी। राणा सांगा के ऊपरमाल जागीर टू अशोक परमार। राणा सांगा ने अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर दी थी। राणा सांगा के ऊपरमाल जागीर टू अशोक परमार। राणा सांगा ने अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर दी थी। कौन सी जागीर दी थी? तथा बिजोलिया इस जागीर का मुख्यालय था। एंड बिजोलिया वॉज हेडक्वार्टर ऑफ दिस जागीर। तथा बिजोलिया इस जागीर का मुख्यालय था। एंड बिजोलिया वॉज हेडक्वार्टर ऑफ दिस जागीर। बिजोलिया इस जागीर का मुख्यालय था। आप ज्यादातर लोग जानते हैं कि राणा सांगा ने एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा था बाबर के खिलाफ, खानवा। कौन सा लड़ा? और खानवा में लगभग पूरा राजस्थान उनकी तरफ से लड़ने के लिए गया था। इसमें बिजोलिया से जो बंदा लड़ने के लिए गया वो यही है, अशोक परमार। तो अशोक परमार ने कौन से युद्ध में भाग लिया था? खानवा। देखो, अशोक परमार ने खानवा युद्ध में भाग लिया था। अशोक परमार पार्टिसिपेटेड इन बैटल ऑफ खानवा। अशोक परमार ने खानवा युद्ध में भाग लिया था। अशोक परमार पार्टिसिपेटेड इन बैटल ऑफ खानवा। खानवा के युद्ध में भाग लिया था। अशोक परमार पार्टिसिपेटेड इन बैटल ऑफ खानवा।
ये बॉक्स में बंद करो सारी, ये आंदोलन की बात नहीं, बिजोलिया की बात है, सारी बॉक्स में बंद कर दो अलग से। आंदोलन की बातें अब शुरू करेंगे अपने। लिखो आंदोलन के कारण, कॉजेज ऑफ मूवमेंट। आंदोलन के कारण, कॉजेज ऑफ मूवमेंट। अब देखो बात सुनना, किसान इस बात से परेशान थे कि किसानों पे कर ज्यादा लग रहे थे। किसानों पे कर लग रहे थे 84। कितने कर लग रहे? 84 प्रकार के कर। कितने प्रकार के? अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो टैक्स देते हैं? अरे सारे देते हो। एक भी आदमी आप में से ऐसा नहीं है जो टैक्स नहीं देता। साबुन भी खरीद के लाते हो, उस पर टैक्स है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो टैक्स, सारे के सारे दे रहे हैं टैक्स। इसके अंदर क्या है? आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हो तो टैक्स है, आप कोई भी सामान खरीदते हो तो टैक्स है, आप रोड पे चल रहे हो तो टैक्स। तो अब तो आपको 100 दे रहे हो टैक्स। अब भी खूब प्रकार के टैक्स है, पर आपने उस टाइम की बात कर रहे हैं तो उस टाइम किसानों पे कितने प्रकार कर लग रहे थे? 84। कितने प्रकार के? लिखो एक नंबर, 84 प्रकार के कर। टैक्सेस ऑफ 84 टाइप्स। 84 प्रकार के कर, टैक्सेस ऑफ 84 टाइप्स। हालांकि इनमें से कई कर तो ऐसे थे जो कभी किसी पे लगते ही नहीं थे। जैसे एक कर था कि यदि कोई जमीन को खरीदेगा या जमीन को बेचेगा तो उस पर टैक्स लगेगा जाजम। क्या लगेगा? जमीन को खरीदने या जमीन को बेचने पे उस पर टैक्स कौन सा था? पर यदि मैं जमीन ना तो खरीदूं ना बेचूं तो लगेगा थोड़ी। और जमीन खरीदने बेचने पे आज भी लगता है रजिस्ट्री, है ना। आज भी अपने किसी आदमी से पूछते हैं तो वैसा प्लॉट लिया क्या? हाँ। कितने में लिया प्लॉट? तो अगला बंदा कहता है प्लॉट तो 10 लाख का था, 50,000 रुपए कागजों के लग गए। किसके लग गए? वो कागजों के, मतलब सरकार को क्या चुकाया मैंने? टैक्स चुकाया। प्रॉपर्टी लेने का, प्रॉपर्टी देने का, सब प्रकार के टैक्स लगते हैं। तो ये टैक्स तो तभी लगेगा जब जमीन को खरीदोगे या जमीन को बेच। जैसे एक टैक्स था कि यदि राजा या सामंत कभी आपके गांव में आए तो आपको राजा या सामंत को खाना खिलाना पड़ेगा। उस खाने के लिए सारे गांव वालों को पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। उस टैक्स को बोलते खींचड़ी। क्या बोलते? राजा या सामंत के गांव में आने पर उसको खाना खिलाने के लिए जो पैसे इकट्ठे किए जाते उस टैक्स को क्या बोलते? अब मान लो राजा या सामंत गांव में आएगा तो ही तो खाना खिलाओगे, आएगा ही नहीं तो आप खाना खिलाओगे? ये तो है नहीं कि राजा और सामंत हर महीने आगे बैठ जाते हैं कि लाओ खिचड़ी। कभी कभार कोई जिंदगी में कोई एक राजा अपनी पूरी जिंदगी में एक बार, या कोई 5-7 राजाओं के टाइम में एक बार कोई आपके गांव में आता। मतलब तो राजाओं का टाइम तो छोड़ो, उस टाइम तो ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं था और कम्युनिकेशन भी नहीं था, तो आना जाना कम होता था। आज तो डेमोक्रेसी भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, कम्युनिकेशन भी है। आप में से इतने कितने लोग हैं जिनके गांव में कभी मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं? गांव बताना, जयपुर वाले हाथ मत खड़े कर देना कि सर हमारे तो रहता ही है डेली। देख लो अपने इतने लोग बैठे हैं, इतने लोगों में अपने कोई 10-12 लोगों के हाथ खड़े हैं कि 10-12 लोगों के गांव के अंदर मुख्यमंत्री आए हैं। बाकी वाले लोगों ने तो अपने गांव वालों ने कभी मुख्यमंत्री को जीवता देखा? टीवी पे देखा। यूं हाथ लगा के अपन ने देखा नहीं कर मुख्यमंत्री है क्या? आपने कभी लोकतंत्र में भी मुख्यमंत्री जी आए? सीधी सी बात है यार, इतने गाँव में कहाँ जा पाएंगे। तो वैसे वैसे वो टैक्स भी हुआ करता। तो कई टैक्स तो ऐसे थे जो कभी लगते ही नहीं थे, पर एक टैक्स था जो रेगुलर लगता किसानों पे, वो था भू राजस्व। क्या था? जमीन पे जो टैक्स लगता, खेती पे जो टैक्स लगता, वो कौन सा था? भू राजस्व। वो किसी टाइम में अपने भू राजस्व हुआ करता 1/6। कितना था? 1/6। मेरे दी 60 क्विंटल बाजरा हुआ है तो 10 राजा लेके जाएगा। 60 हुआ है तो 1/6 करोगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो 10 क्विंटल कौन ले जाएगा? राजा। वो धीरे धीरे बढ़ने लग गया था, और वो बढ़ के हो गया था अब 1/3, 1/3। कितना हो गया था? अब इसका मतलब पहले 10 जा रहा था, अब कितना जाएगा? 20। अब मेरे 60 क्विंटल हुआ है, 1/3 देना, तो राजा कितना देना पड़ेगा? 20। तो कम हो गया ज्यादा? लिखो अधिक भू राजस्व, हाई लैंड रेवेन्यू। अधिक भू राजस्व, हाई लैंड रेवेन्यू। अधिक भू राजस्व। तो किसान पहली बात तो इससे परेशान है कि उन पे टैक्स ज्यादा लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? 84। फिर इस पे लग रहे हैं कि भू राजस्व है वो भी क्या है आपका? ज्यादा। वो कम नहीं है, वो भी आपका ज्यादा हो रखा है। अच्छा। किसान का ये कहना था दे देंगे 1/3 भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तोल के ले लो। कैसे ले लो?
मैं जब फसल निकालूं तब तोल लो मेरी फसल कितनी है। कि मेरी फसल हो गई 60 क्विंटल, अब आपका 1/3 लेना है 20। मेरी फसल हो गई मान लो 90 क्विंटल, आपको 1/3 लेना है 30। जितनी मेरी फसल है उसका 1/3 तुम ले जाओ ऊपर, कैसे लेके जाओ। लेकिन वास्तव में टैक्स तोल के नहीं लिया जा रहा था, टैक्स लिया जा रहा था अनुमान से। कैसे लिया जा रहा, अंदाजा लगाया जाता, एस्टिमेट किया जाता। किस बात का अंदाजा लगाते, अंदाजा ये लगाते हैं कि मैं एक किसान हूं, मैंने मेरी फसल काट ली, तो अपने क्या करते हैं गांव में जब फसल काटते हैं, फसल को काटने के बाद जो गठरियां बनाते हैं और गठरियां बना के खेत में ही छोड़ देते हैं। ये करते हैं, पहले फसल को निकालते हैं फिर फसल को साफ करते हैं। पहले काटना फिर उसको साफ करने का तो मतलब है कचरा अलग और फसल अलग। जब मैं फसल को काट के मेरे खेत के अंदर रखता, उसकी गठरियां बना बना के रखता, उन गठरियों को बोलते हैं लाटा। क्या बोलते हैं, फसल की गठरियां जिनको साफ करने से पहले खेत में रखा जाता है उनको क्या बोलते हैं। अब मैंने मेरी फसल काटी, लाटे बना बना के गठरियां बना बना के खेत में रख दी। उस टाइम राजा का एक बंदा आता टैक्स निर्धारण करने के लिए, टैक्स डिसाइड करने के लिए। वो बंदा होता पटवारी। कौन होता, पटवारी। एक ऐसा अधिकारी है जो राजा के टाइम में भी था, आज भी है। बाकियों के नाम बदल गए लेकिन राजा के टाइम में भी उसको पटवारी बोलते थे, आज भी क्या बोलते हैं। इसलिए गांव वाले पटवारी से बड़े डरते हैं, क्योंकि पहले वो राजा का आदमी था तब डर लगता, अभी तक डर लग रहा है। इसलिए हम मानते हैं कि ऊपर बनवारी नीचे पटवारी। या तो भगवान चेंज कर सकता है या चेंज कौन कर सकता है, पटवारी जी कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हैं। पटवारी जी आते और वो लाटे देख के उनका अंदाजा लगाते। लाटों का क्या लगाते, ये लाटे पड़े, कहते भाई कहां तक है लाटे तेरे, मैं कहता भाई वहां तक उड़ा, अरे जोरदार है भाई रे फसल तेरे। और इस बार पक्की तेरे 150 क्विंटल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, अब यदि 150 क्विंटल फसल हो जाएगी तो मेरे को कितना अनाज पहुंचाना पड़ेगा, 50, 1/3 कितना हो गया। मैंने कहा पटवारी जी नहीं है 150, और मैं जब इसको साफ करके तोलूंगा तब आ जाना, अंदाजा मत लगाओ यार, तोल के ले लेना। और ये 150 नहीं, ये 100 ही है। पटवारी जी कहना ना झूठ मत बोल यार, वहां तक पड़ी है देख ले बोले। अब मैंने फिर फसल को साफ किया, साफ करने के बाद तोली तो फसल भी 115 क्विंटल। कितने क्विंटल हुई, 115 क्विंटल के हिसाब से तो मेरे को देना चाहिए इसके अंदर 38। कितना देना चाहिए, 38 क्विंटल के आसपास इतना ही देना चाहिए। लेकिन मेरे से लेके कितने चले जाएंगे वो 50, तो 12 क्विंटल एक्स्ट्रा चलेगी अंदाजे के चक्कर में। यदि तोल के लेते तो कम जाती, अंदाजा लगाया तो ज्यादा। अंदाजे के लिए अपना एक राजस्थानी वर्ड होता है कुंता। क्या वर्ड होता है, लाटा तो क्या होता है फसल की गठरियां, कुंता क्या होता है, तो लाटों का क्या लगाते। आप ये मान लो कि अभी आप इतने सारे लोग बैठे हो, अभी नवीन जी मेरे पास है, नवीन जी आके सर क्लास में समोसे बांटने हैं। कितने लोग हैं, और मैं आपका अंदाजे लगा कहूंगे अरे 500 ही हो जाएंगे भाई, 500। ये तो हो गया अंदाजा। और मैं आपको गिनू कि नहीं भाई, गिनो 1 2 3 4, फिर मेरे को ना नवीन जी 527 है, ये एग्जैक्टली सही संख्या हो गई। और मैंने अंदाजा लगा के बता दिया, इसको क्या बोल दिया, कुंता। एस्टिमेट लगाना, अंदाजा लगाना। ये अब तो वर्ड कम हो गया बोलना, पहले खूब बोला करते। मेरे नॉर्मली गांव के अंदर सुना हुआ है कि कभी अपने घर पे कोई घी लेने के लिए है, मान लो पड़ोसन है, अपने चाची जी है, वो कोई घी लेने के लिए है, और मम्मी को कहा कि आपके घी पड़ा है, कहाँ पड़ा है, कितना है घी। तो मम्मी वो केतली, डोलू बर्तन जो होता है घी वाला कोई, वो लेके आते हो, केतली रखते कि भाई देख लो कितना है, कूंट लो, क्या कर लो, अंदाजा लगा लो कितना है। और वो अंदाजा लगा के 5 किलो तो है, दियो। अब यदि 5.25 निकला तो उनका, 4.25 निकला तो फूटे उनके। हमने तो कितने में कूंथ के दिया। तो कूंथना मतलब क्या होता है, अंदाजा लगाना। लाटा मतलब गठरियां, गठरियों के अंदाजे लगा के टैक्स लिया जाता। किसानी से परेशान होंगे, ग्राजी होंगे, लिखो लाटा कुंता व्यवस्था, लाटा कुंता सिस्टम, लाटा कुंता व्यवस्था। अगला कारण लिख लो, लाटा कुंता सिस्टम। लाटा कुंता व्यवस्था, लाटा कुंता। एक किसान एक चीज से और परेशान थे। जैसे मान लो आप 1 बजे क्लास आते हो, 1 बजे क्लास आओ आते नवीन जी पहले आपको पहले एक बार इधर आ जाओ भाई, फ्री के बेच वालों, एक बार क्लास नहीं है तुम्हारी 1 से 3। पहले पास वाली बिल्डिंग के अंदर एक मकान बना रहे हैं दिलीप सर, यहाँ थोड़ी ईंटें पकड़ाओ रहे, और 2 घंटे आप क्या पकड़ाओ वहां पे, ईंटें। पार्ट टाइम जॉब करना पड़ेगा, ईंटें पकड़ाओ। आपने ईंटें पकड़ाने बाद कहा कोई नहीं, ईंटें पकड़ा दी, रुपए दो, 2 घंटे की तनख्वाह दो। नवीन जी ने कहा दूंगा तनख्वाह, बैठ जाओ, बैठ जाए, क्लास लगेगी। बिना पैसे दिए जबरदस्ती काम करवाने को बोलते हैं बेगार। क्या बोलते हैं, किसान इससे भी परेशान थे कि ये ले लिया जाता, लिखो बेगार।
फोर्सफुली लेबर जो होती है ना, पर बेगार ही लिखना आप इंग्लिश में भी, बेगार फोर्सफुली लेबर होती है। तो किसानों से कितने प्रकार के कर लिए जा रहे हैं? 84। किसानों से भू राजस्व क्या लिया जा रहा है? ज्यादा। लेने का तरीका लाटा कौन था? बिना पैसे दिए काम करवाना, बेकार। किसान इन सबसे परेशान चल ही रहे थे, इतने में किसानों पे एक नई चीज हो रही। 1903 की बात है। कब की बात है? बिजोलिया में एक सामंत था, उनका नाम है कृष्ण सिंह। क्या नाम है? कहां के सामंत है कृष्ण सिंह? बिजोलिया। कब? और इन्होंने कहा भाई आज के बाद यदि कोई किसान अपनी लड़की की शादी करेगा तो वो मेरे को एक टैक्स देगा, चौरी कर। क्या देगा? अगला लिखो, चौरी कर लिखो, फिर मैं समझाता हूं। चौरी टैक्स, चौरी कर, चौरी टैक्स। आगे डैश करके लिखो। 1903 ईस्वी में, 1903 एडी, 1903 ईस्वी में कृष्ण सिंह ने यह कर लगाया था। कृष्ण सिंह इम्पोज्ड दिस टैक्स। कृष्ण सिंह ने यह कर लगाया था। कृष्ण सिंह इम्पोज्ड दिस टैक्स। कृष्ण सिंह ने यह कर लगाया था। कृष्ण सिंह इम्पोज्ड दिस टैक्स। कृष्ण सिंह ने यह कर लगाया था। यह कर किसानों से उनकी लड़कियों की शादी के समय लिया जाता था। यह कर किसानों से उनकी लड़कियों की शादी के समय लिया जाता था। दिस टैक्स वॉज कलेक्टेड ऑन वेडिंग ऑफ गर्ल्स ऑफ फार्मर्स। यह कर किसानों से उनकी लड़कियों की शादी के समय लिया जाता था। दिस टैक्स वॉज कलेक्टेड ऑन वेडिंग ऑफ गर्ल्स ऑफ फार्मर्स। किसानों से उनकी लड़कियों की शादी के समय लिया जाता था। दिस टैक्स वॉज कलेक्टेड ऑन वेडिंग ऑफ गर्ल्स ऑफ फार्मर्स। अपने घर में शादी होती है कोई तो अग्निकुंड बनाते हैं, उस अग्निकुंड को बोलते हैं चौरी। क्या बोलते हैं? ठहरों के अंदर जो बनता है अग्निकुंड बनता है उसको क्या बोलते हैं? कहने का मतलब था जिसके घर में चौरी बनेगी वो चौरी कर देगा। जिसके घर में चौरी बनेगी वो क्या देगा? अब चौरी किसके घर में बनेगी? जिसकी बेटी की शादी हो, लड़की की शादी होगी वही बनाएंगे। इसका मतलब लड़की की शादी पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, और टैक्स कौन सा है? ये बात तो यार बहुत खिलाफ थी। हमारे राजस्थान की परंपरा तो ये कहती है कि लड़की की शादी में कन्यादान जमा करवाना चाहिए। यहां बंदा करा मैं लूंगा, है ना। अपने दादाजी की उम्र के लोग है ना, आज दिन तक, अब जाके थोड़ा बहुत रिवाज कम पड़ा है, बाकी अभी तक ये चल रही है चीजें कि अभी भी किसी गांव से होके जा रहे हैं, किसी तीसरे तिवाड़े के गांव से होके जा रहे हैं, और रास्ते में कहीं टेंट लगा हुआ देखा तो पूछते कि किसकी शादी है, लड़की की या लड़के की, और पता चलता है भाई लड़की की शादी है, वहां कन्यादान देके जाते। कन्यादान तो वैसे ही देते हो, 2 रुपए 5 रुपए इतने ही हुआ करते, इतने ही देते, पर उनको ये लगता था कि नहीं यार कन्यादान देने से पुण्य मिलता है, स्वर्ग मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? परलोक सुधर जाएगा, इसलिए कन्यादान देना। एक तो वो है कि यार हम बिना जाति धर्म गांव पूछे और कन्यादान जमा करवाते हैं। यहाँ सामंत कह रहा है कि कन्या का ब्याह करो, मैं लूंगा दान तुमसे। मैं दूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा? टैक्स। वरना गांव में अभी तक होता है, गांव में क्या भाइयों भाइयों में आपस में बनती नहीं, है ना। ऐसा कोई गांव में घर नहीं मिलेगा जिसमें भाई भाई एक दूसरे के लठ नाम मार रखे हो। सबने एक दूसरे पे केस पानडे कर रखे हैं एकदम, है ना। चाचा जी की ताऊ जी की कोई ना कोई लड़ाई चल ही रही होती है। अब दादाजी, दो दादाजी है तो उनमें चल रही है, वरना दादाजी की टाबरों में चल रही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लठ तैयार करके बैठे हुए एकदम। तो गांव में कहते शादी ब्याह होते हैं तो मान लड़के की शादी, अपने घर में लड़के की शादी और अपने चाचा जी के साथ बनती तो चाचा जी नहीं आएंगे। अपने उनको बुलावा भी देंगे, भेजेंगे भाई हमारे ब्याह आना है, पर वो नहीं आना। किस बात का आना? लड़ाई करते हो यार, हमारी जमीन दाब गए आप। छोटा मोटा ऐसे ही केस होते हैं गांव के अंदर, है ना। रास्ता दबा दिया हमारा, हमारी जमीन दाब गए, साथ हम नहीं आएंगे तुम्हारे ब्याह में। अपने भी कहते हैं कोई लोड नहीं, नहीं आए नहीं, इनके बिना कौन सा बेटा ब्याह नहीं होगा। नहीं आए तो नहीं आए, हम कर लाएंगे, ऐसे ब्याह कर लाएंगे। फिर शादी के 2-3 दिन पहले आने लगते हैं रिश्तेदार, मामान फूफान, है ना। उनका एक ही काम होता है लड़ाई को और बढ़ाना, सुलझाना नहीं होता। उनका काम होता है यूं आग लगाने जाग। वो बाद में जबरदस्ती उनके घर पे जाएंगे, उनके आप नहीं आ रहे ब्याह में। वो कहेंगे यार हमें तो ये बुलाते नहीं है, कि भाई गलत ही बात है ना, गाम राम की बात है, भाई भाई साथ में बैठे हो, या तो नहीं करना चाहिए, इनको बुलाना चाहिए साहब आप ऐसे ही। फिर वो अपने पास आते हैं, अपने आते भाई देखो बुलाओ, भाई भाई साथ में बैठे रहो, और ऐसे शादी ब्याह में नहीं हो तो हमारा तो आपके घर आने का जी नहीं। उनको कहना चाहिए कि रवाना हो तुम और रवाना हो जाओ, नहीं करता तो मत आओ। पर अपने कहते भाई बताओ क्या करें, अब रिश्तेदार हो आप कह रहे हो कि उनको मना के लाओ।
बेटे का ब्याह है, मनाना पड़ेगा साहब, ऐसे थोड़ी होता। फिर बाकायदा उनको मनाने के लिए जाना पड़ता। वो रिश्तेदार बीच में बैठते हैं, चाचा जी को बिठाया, इधर अपने को बिठाया, बातचीत करवाते हैं। चाचा जी तो मान मून जाते हैं। दो तीन बार तो चाचा जी कहते हैं, भाई ये किया था, ये किया था, ये किया था। तो चाची 420 होती है। चाची जी उधर गेट के पीछे खड़े खड़े बोलते रहते हैं बाद में, हम जब न्यारे हुए थे तब थालियां 3 ही दी थी हमें तो। इधर तो रिश्तेदार को यूं बड़े बूढ़े बैठे रहते, वो कहते वाह वाह बीननी, वाह अरे बीननी, वाह ने चोरा को बीननी, वाह अब वाह हो गई जगी गई बातन घोड़ा ही को ना उड़े। अब वाह चलो लड़के की शादी ऐसे नहीं करना चाहिए, सब चलो अपने। तो वो एकदम आ जाते हैं, बाद में उनको मना के लाना पड़ता है। ये का ये गांव में लड़की की शादी हो तो कोई मनाने नहीं जाता। लड़की की शादी में क्या है मनाना, भाई सबकी शादी है, आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, नहीं आए तो ये बुरे लगेंगे। जब भाई की शादी थी उसमें नहीं है, इसमें किस बात की लड़ाई है। हालांकि उसमें भी वो नहीं आते, वो यूं करड़े करड़े घूमते रहते हैं, तिरछी तिरछी नजरों से देखते रहते हैं। पर यूं बारात वरात आने वाली होती है, उससे थोड़ी देर पहले खुद ही आ जाते हो, जाने की आवश्यकता। चाची जी तो चुपचाप आदमियों के अंदर जो महिलाएं बैठी उधर जाके बैठ जाएगी, चुपचाप अपने जो काम करने उधर करेगी। चाचा जी इधर आके अपने पंचायती करें, अरे टेंट इधर मत लगाओ इधर लगाओ, अरे 4 दिन से आप देख रहे हो पहले ही लगवा देते। अब पंचायती करनी आओगे, पर फिर भी आपने लगता है चाचा जी ये कह रहे टेंट इधर से उखाड़ो और इधर लगा लो आपने। तो लड़की की शादी में यूं मनाने पड़ते नहीं, भाइयां सबकी है, भाइयां सबकी शादी है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। तो लड़कियों की शादी में तो उल्टा लोग कन्यादान जमा करवाते हैं। गांव के अंदर अभी भी एक लड़की की शादी में लोग खाना खा के नहीं जाते। गांव में लड़की की शादी है, जाएंगे काम करवा के वापस आ जाएंगे, कन्यादान दे के जाएंगे। अरे भाई के घर का थोड़ी खाया जाए, कोई खाना थोड़ी खाया जाए। यहाँ पे कृष्ण सिंह कह रहा है मैं खाऊंगा, मैं टैक्स लूंगा तुमसे। कौन सा टैक्स लूंगा? किसान नाराज हुए। किसानों ने कहा कि ऐसा पापी आदमी जो कन्याओं के पैसे भी खा जाए, उसके राज के अंदर तो हम किस खेती करेंगे। और किसान 200 परिवार बिजोलिया छोड़ के ग्वालियर चले गए। कहां चले गए? पर अब सामंत की इनकम का सोर्स क्या है? खेती। यदि खेती करेंगे नहीं तो सामंत की इनकम भी नहीं। तो बाद में कृष्ण सिंह उनके पीछे पीछे गया, उन ग्वालियर में जाकर किसानों को वापस कहा कि चलो रे, तुम्हारे जब भाई का ब्याह होगा बिछुड़ी मैं करवा दूंगा तुम्हें, कोई और कोई लेने हो तुम्हें तो मेरे से ले लेना, खेती तो करो चल के। तो किसानों को वापस लेके आया और वापस खेती करवाना शुरू की। तो टैक्स लगाया था, लेकिन लगाते ही बाद में समाप्त कर कुरा दिया था। पर फिर भी याद रखना है कि चौरी कर किसने लगाया था, कब लगाया था? 1906 में कृष्ण सिंह की डेथ हो गई। किसकी डेथ हो गई? अच्छा, कृष्ण सिंह की डेथ हुई तो कृष्ण सिंह के यहाँ पे कोई बेटा नहीं था। तो इन राजा महाराजाओं के सामंतों के परिवार में होता कि यदि डेथ हो जाती और यदि बेटा नहीं है तो गोद लेके बनाते। पर गोद अपना जो मूल परिवार होता उसी के आसपास में से लेते। अशोक परमार कहां से आया था? जगनेर। तो इन्होंने कहा जगनेर से किसी लड़के को गोद लेके आ जाओ और उसको अपने आप बना दो। और एक लड़के को गोद लेके, उसका नाम था पृथ्वी सिंह। क्या नाम था? तो 1906 में बिजोलिया का जो नया सामंत बनाया गया वो कौन था? पृथ्वी सिंह। कहां से ले गया पृथ्वी सिंह को? अब ये जगनेर से आया था, इसलिए अपने राजस्थान के रीति रिवाज ज्यादा जानता नहीं था। अपने यहाँ एक रिवाज था कि जब भी कोई नया सामंत बनेगा वो राजा को एक टैक्स देगा। उस टैक्स को बोलते तलवार बंधाई। क्या बोलते? कौन किसको देगा? सामंत। राजा। सामंत कब देगा? नया सामंत है ना, जब वो राजगद्दी पे बैठेगा उस समय राजा को एक टैक्स देगा। वो टैक्स कौन सा है? सीधा सा मतलब ये होता था, भाई सामंत जो होता था वो राजा की तरफ से लड़ाई करता। तो राजा कहने का मतलब है कि नया सामंत बनेगा तो राजा उसको तलवार पकड़ाता। भाई मैं तेरे को तलवार पकड़ा रहा हूं, इसका मतलब तू मेरा क्या है? सामंत। तलवार बांधते। तो राजा कह रहा है मैं तेरे तलवार बांध रहा हूं, इसके बदले मुझे क्या दे दे? टैक्स। तो नया सामंत राजा को टैक्स देता है, उसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी सिंह ने राजा को जमा करा दी। पृथ्वी सिंह ने राजा को जमा कराने के बाद जनता पे लगा दी। तो जनता ने कहा हमसे किस बात के ले रहा? उसने खर्चा हुआ है मेरे, मेरे खर्चा हुआ तुमसे ही लूंगा मैं। तो यार तेरे बाप दादों के भी खर्चा हो तो उन्होंने नहीं लिए। उसने कहा कई काम पहली बार होते हैं जिंदगी में। तो एक नया टैक्स उसने और लगा दिया। कौन सा? तलवार बंदी। कब? 1906। वैसे तलवार बंदाई कौन किसको देता है? पर पृथ्वी सिंह किस पे लगा गया? किसानों पे, जनता पे लगा गया। अगला लिख लो, तलवार बंधाई कर, तलवार बंधाई टैक्स। एक कारण और लिख लो, तलवार बंधाई कर, तलवार बंधाई टैक्स। आगे लिखो इसके, यह कर नए सामंत द्वारा राजा को दिया जाता था। दिस टैक्स वॉज डिपॉजिटेड बाय न्यू फीडल लॉर्ड टू किंग। यह कर नए सामंत द्वारा राजा को दिया जाता था। दिस टैक्स वॉज डिपॉजिटेड बाय न्यू फीडल लॉर्ड टू किंग।
या दिस टैक्स वाज गिवन बाय न्यू फीडल लॉ टू किंग, यह कर नए सामंत द्वारा राजा को दिया जाता था। दिस टैक्स वाज गिवन बाय न्यू फीडल लॉ टू किंग, लेकिन 1906 ईस्वी में, बट इन 1906 एडी, लेकिन 1906 ईस्वी में, बट इन 1906 एडी, पृथ्वी सिंह ने यह कर किसानों पर लगा दिया था। पृथ्वी सिंह imposed this tax on farmers, पृथ्वी सिंह ने यह कर किसानों पर लगा दिया था। पृथ्वी सिंह imposed this tax on farmers, पृथ्वी सिंह ने यह कर किस पे लगा दिया था? किसानों पर लगा दिया। यह आंदोलन के कारण है। कितने प्रकार के कर? 84। भू राजस्व अधिक, लेने का तरीका लाटा कौन था, बिना पैसे दिए काम करवाना, लड़कियों की शादी पर, और नए सामंत का कर। अब अपने आंदोलन शुरू करते हैं। लिखो प्रथम चरण, फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज, इस बिजोलिया वाले इलाके में किसानों की एक जाति थी, उस जाति का नाम है धाकड़। कौन सी जाति है? धाकड़ जाति है भाई। वैसे मत मान लेना कि जैसे छोरी धाकड़ है वैसे किसान धाकड़ है। धाकड़ क्या है? जाति। इस धाकड़ जाति के किसान रहते हैं इस इलाके में। एक गांव है गिरधरपुरा। कौन सा गांव है? वहां गिरधरपुरा नाम के गांव में एक धाकड़ किसान रहते हैं, गंगाराम जी। कौन रहते हैं? उनके घर पे मृत्यु भोज का कार्यक्रम है। किसका कार्यक्रम है? मृत्यु भोज समझते हो? किसी की डेथ हो जाती है तो 12वें दिन आसपास के 12 गांव खाने भी टूट के पड़ते हैं। वो जो अपना कार्यक्रम होता है उसको क्या बोलते हैं? मृत्यु भोज। क्या बोलते हैं? तुमने क्या कहा? मौसर। हाँ, मौसर कर दो, मृत्यु भोज कर दो, बारवा कर दो, खरच कर दो, नुक्ता कर दो, अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। मृत्यु भोज होता है वो। तो मृत्यु भोज में आसपास के खूब सारे गांव होते हैं और लोग मचक मचक के खाते हैं भाई, है ना। 5-5 किलो बूंदी खा जाते हैं और चिन चिन के रोटियां खा जाते हैं। एक एक आदमी को 20-20 रोटियां खा गया और ढंग से पेट भर के खा के फिर साइड में जाके 5-7 आदमी बात करते हैं। डालडा है। देसी घी के नहीं है, किसके बना लाए? अरे यार तू 5 किलो बूंदी खा गए, तब तेरे को डालडा दिखाई नहीं था। तो वो जो मृत्यु भोज का कार्यक्रम था, गंगाराम जी धाकड़ घर पे किसान खूब सारे इकट्ठे हो रखे। किसानों ने खाना वाना खाया, खाना वाना खा के साइड में जाके किसान अपने चर्चाएं कर रहे हैं आपस में। और किसान आपस में बात करेगी, यार 84 टैक्स देने पड़ रहे हैं। किसी ने कहा यार टैक्स तो दें, वो दें यार, लैंड रेवेन्यू इतना ज्यादा कर दिए, भू राजस्व इतना ज्यादा लेते हैं। कोई तीसरा बोला कि यार तोल के ले ले तो फिर भी पार पड़े, ये तो अंदाजे से लेते हैं। किसी चौथे ने कहा यार मेरे से तो 5 दिन पहले पूरे दिन लकड़ियां कटवाई और शाम को रुपए भी बेकार और करवा ली। यहां पर एक लाइब्रेरियन हुआ करते, उनका नाम था साधु सीताराम दास। क्या नाम था? पुस्तकालय अध्यक्ष थे। क्या नाम है उनका? साधु टाइप के आदमी है साधु सीताराम दास। ये गए किसानों के पास और इन्होंने पूछा अरे क्या आवाज, कैसे इतनी बातें कर रहे हो? उनका आपसे कौन सा छुपा हुआ है? 84 कर लेते हैं, भू राजस्व बढ़ा रखा है, लाटे कुंते लगाते हैं, बिना पैसे दिए काम करवा लेते हैं। हम तो परेशान आ गए भाई इस राज्य में, राम जी बचाए इसे राज से। तो साधु सीताराम दास ने कहा इतने परेशान हो तो शिकायत क्यों नहीं करते? शिकायत कहां करें? कृष्ण सिंह ये टैक्स लगा रहा हमारे, हमारा किसानों का मालिक सामंत है, अब सामंत की शिकायत कहां होगी? साधु सीताराम दास ने कहा सामंत के ऊपर होता है राजा। कौन होता है? तुम तो उदयपुर जाओ राणा जी के पास। मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी? उदयपुर। उदयपुर राणा जी थे उस समय, फतेह सिंह कौन थे? तुम तो राणा जी के पास जाओ, राणा जी को जाके शिकायत कर दो कृष्ण सिंह, और जाके कह दो कि भाई हमारी ये समस्या। किसानों का पक्का राणा जी सुनेंगे। अरे कि सुनेंगे कैसे? अपने राणा जी की जनता है, राणा जी के साथ खड़े रहते, राणा जी अपनी बात सुनेंगे। तो किसानों ने अपने 2 बंदे यहां से भेजे कि जाओ भाई उधर शिकायत लेके जाओ। एक बंदे का नाम था नानजी पटेल, एक बंदे का नाम था ठाकरी पटेल। कौन कौन बंदे? नानाजी पटेल। और किसकी तरफ से गए? किसानों की तरफ से। किसकी शिकायत करने के लिए? कृष्ण सिंह की। किसकी? सामंत की शिकायत करने के लिए। किसके पास गए? फतेह सिंह। फतेह सिंह कौन है? मेवाड़ के महाराणा। किसके कहने पे गए? उदयपुर साधु सीताराम दास के कहने पे गए। कई दिन तक तो राणा जी से मिल ही नहीं पाए। सीधी सी बात है, आज आप दिल्ली चले जाओगे, मुझे मोदी जी से मिलना तो मिल पाओ?
मैं कहता हूँ अब तो यूं जिंदगी खप जाए तो नहीं मिल पाओ। पहले तो फिर भी क्या पता मिल लेते थे, नानजी और ठाकरे तो फिर भी मिल मिला लिए। नानजी ठाकरे मिले, इन्होंने फतेह सिंह जी का, फतेह सिंह जी ने कहा भाई अब ऐसे तो कैसे विश्वास करूं, तुम सच बोल रहे हो, मैं जांच करवाऊंगा तुम्हारी, साहब करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी जांच करवा लो। तो एक अधिकारी भेजा जांच करने के लिए, हामिद। कौन भेजा? तो महाराणा फतेह सिंह ने कौन सा जांच अधिकारी भेजा? हामिद आया, चिमटा लेके वापस चला गया। क्या लेके वापस चला गया? कौन कौन लोग है जिन्होंने हामिद के चिमटे की कहानी नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ रखी वो हाथ खड़े कर लो आज, आपकी भारत की नागरिकता समाप्त की जाती है। यार हिंदुस्तान में जन्म हुआ और आपने हामिद के चिमटे की कहानी, कल यदि किसी को यह कहानी नहीं आई तो मैं क्लास में उसको एंट्री, नागरिकता तो समाप्त नहीं कर सकता, एंट्री तो बैन कर ही सकता हूं, बेकार करवा लूंगा मैं आपसे, काम करूंगा उधर पास वाले प्लॉट में। अरे कितनी शानदार प्रेमचंद जी कहानी थी, ईदगाह। क्या नाम था? बताओ दादी का नाम क्या था? दादी अमीना। क्या नाम था? दादी अमीना के हाथ रोटियां जलाते, रोटियां पकाते समय जल जाते हैं, इसलिए हामिद जब मेले में गया तो क्या लेके आया? नहीं पढ़ा आपने? क्या पढ़ाई की है फिर तुमने? आज ही घर पे जाके पढ़नी है। कहानी का नाम है ईदगाह। क्या नाम है? किसकी कहानी है? मुंशी प्रेमचंद। किसकी कहानी है? क्या नाम है? पढ़ लोगे? अब कई तो बाद मेरे से पूछे सर कहां पढ़े, हमें तो बुक ही नहीं पता। मोबाइल कर लो दुनिया मुट्ठी में, आपके हाथ में जो मोबाइल है ना, इसके अंदर सब कुछ चीजें। क्या है? मैं चिमटा मारूंगा तुम्हारे। हाँ, बता बता क्या हुआ? नहीं नहीं बताने पड़ेगा। अरे अरे बताओ क्या बात हुई? समझा रही है उसको, कौन सी कहानी है? उस वाली एनसीईआरटी अच्छी थी, तुम्हारी एनसीईआरटी गरीब थी। अमीरों की एनसीईआरटी में ऐसी कहानियां नहीं होती है। तुम्हारे कौन सी थी बताओ? एनसीईआरटी में कौन सी कहानियां थी? तुम्हारे भी सीबीएसई, तुम्हारे भी सीबीएसई, तुम्हारा गरीब सीबीएसई, उनका अमीर। इंटरनेशनल बोर्ड था उनका ना? नहीं था? इसको समझ ही नहीं आ रहा कि हुआ क्या आज। कोई नहीं, अपने घर जाके पढ़ लेना, ठीक, छोड़ दो, ऐसी कोई कहानियां नहीं पढ़नी है अपने। हाँ, तो ईदगाह नाम की कहानी है प्रेमचंद जी का ना, उसमें हामिद एक पात्र है। तो यहाँ पे जांच अधिकारी कौन आया? हामिद। जांच आज भी वैसी होती है जी जैसे पहले होती, या पहले भी वैसी होती जैसे आज होती? मैं तो कहता हूँ आज किसान आंदोलन हुआ अपना, किसान कई दिन तक बैठे रहे, फिर सरकार ने कहा कि हम जांच करेंगे, होगी जांच? चल रही, 10 एक साल चलेगी, फिर 10 एक साल बाद रिजल्ट आएंगे, तब तक ये किसान तो बूढ़े हो जाएंगे, तब तक किसानों की नई पीढ़ी जाएगी, वो नया आंदोलन करेगी, तो नए सिरे से जांच शुरू हो जाएगी, ये चलता रहता है। तब कुल मिला के पहले चरण में किसानों को ज्यादा फायदा नहीं हुआ। कौन से गांव से आंदोलन शुरू हुआ? गिरधरपुरा। कौन से गांव में? कौन से किसानों ने? किसके कहने पे? कौन कौन से दो बंदे गए? किसके पास गए? जांच अधिकारी कौन है? लिखो। धाकड़ किसानों ने गिरधरपुरा नामक गांव से आंदोलन शुरू किया था। धाकड़ फार्मर्स स्टार्टेड मूवमेंट फ्रॉम विलेज नेम्ड गिरधरपुरा। धाकड़ किसानों ने गिरधरपुरा नामक गांव से आंदोलन प्रारंभ किया था। धाकड़ फार्मर्स स्टार्टेड मूवमेंट फ्रॉम प्लेस नेम्ड गिरधरपुरा। धाकड़ किसानों ने गिरधरपुरा नामक गांव से आंदोलन प्रारंभ किया था। धाकड़ फार्मर्स स्टार्टेड मूवमेंट फ्रॉम प्लेस नेम्ड गिरधरपुरा। गिरधरपुरा नामक गांव से आंदोलन प्रारंभ किया था। लाइन चेंज करके लिखो। साधु सीताराम दास के कहने पर, ऑन एडवाइज ऑफ साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास के कहने पर, ऑन एडवाइज ऑफ साधु सीताराम दास, नानाजी पटेल तथा ठाकरी पटेल, नानाजी पटेल एंड ठाकरी पटेल, नानाजी पटेल तथा ठाकरी पटेल, नानाजी पटेल एंड ठाकरी पटेल, नानाजी पटेल तथा ठाकरी पटेल किसानों की समस्याएं लेकर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से मिले। मेट मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह विद ग्रीवेंसेस ऑफ फार्मर्स। किसानों की समस्याएं लेकर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से मिले। मेट मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह विद ग्रीवेंसेस ऑफ फार्मर्स।
किसानों की समस्याएं लेकर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से मिले। मेट मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह विद ग्रीवेंसेस ऑफ फार्मर्स। किसानों की समस्याएं लेकर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से मिले। लिखो, महाराणा ने हामिद नामक जांच अधिकारी भेजा। महाराणा सेंट एन इंक्वायरी ऑफिसर नेम्ड हामिद। महाराणा ने हामिद नामक जांच अधिकारी भेजा। महाराणा सेंट एन इंक्वायरी ऑफिसर नेम्ड हामिद। महाराणा ने हामिद नामक जांच अधिकारी भेजा। महाराणा सेंट एन इंक्वायरी ऑफिसर नेम्ड हामिद। हामिद नामक जांच अधिकारी भेजा। देखो, स्थानीय नेताओं द्वारा आंदोलन चलाया गया। लोकल लीडर्स लेड मूवमेंट। स्थानीय नेताओं द्वारा आंदोलन चलाया गया। लोकल लीडर्स लेड मूवमेंट। जैसे नेताओं के नाम लिख लो भाई। कौन कौन है नाम बताओ। प्रेमचंद भील, फतेह करण चारण, ब्रह्म। जहां हामिद है वहां प्रेमचंद जी तो आ ही जाएंगे। एक तो याद हो जाएगा। दो याद करने हैं। कौन कौन से? फतेह करण चारण और ये फतेह करण जी जो है इनके पहले पड़पोते अपने कोचिंग पढ़ा करते। तो मैं जब ये लिखवाता फतेह करण चारण होगा सर, पारिवारिक मामला इधर मेरे परदादा जी थे, तो मैं और ही ठीक है। तो कौन कौन बंदे नाम बताओ। देखिए, प्रेमचंद भील, फतेह करण चारण और पहले चरण में किसानों को ज्यादा सफलता नहीं मिली। लिख लो, इस चरण में किसानों को अधिक सफलता नहीं मिली। फार्मर्स डिड नॉट गेट मोर सक्सेस इन दिस फेज। इस चरण में किसानों को अधिक सफलता नहीं मिली। फार्मर्स डिड नॉट गेट मोर सक्सेस इन दिस फेज। लिखो, सेकंड चरण। सेकंड फेज। साधु सीताराम दास को लगा ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी, अपने शुरू करवा दिया और किसानों को सफलता भी नहीं मिली। साधु सीताराम दास को पता चला कि चित्तौड़गढ़ में गांव पड़ता है ओछड़ी। कौन सा गांव है? और वहां पर एक नए नए बंदे स्कूल खोल रखी है, स्कूल में पढ़ा रहे हैं। साधु सीताराम दास उनके पास गए और उनको जाके कहा, और भूप सिंह जी, और भूप सिंह जी। और उन माठ साहब ने कहा कि अरे आपको गलत फहमी हो रही है, मेरा नाम तो विजय सिंह पथिक है। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम भूप सिंह नहीं है, मेरा नाम क्या है? विजय सिंह पथिक। साधु सीताराम दास मुस्कुराए। उन्होंने मुस्कुरा कहा कि भेष ने छिपे भस्म लगाया। क्या कहा बोलो देखे? भेष ने छिपे भस्म। भेष मतलब आपका वेश जो है ये छुपता नहीं है। यदि आप भस्म लगा लो, राख लगा लो, तो भी आप पहचान में। तो नाम बदलने से पहचान छुपती। मैं जानता हूं आपका नाम भूप सिंह, आपका नाम विजय सिंह, और वास्तव में उस बंदे का नाम भूप सिंह था। वो किसी क्रांतिकारी गतिविधि में पकड़ लिए गए थे अंग्रेजों द्वारा। अंग्रेजों ने पकड़ के जेल में बंद कर दिया था, टोडगढ़। अजमेर के पास कौन सी जेल है? टोडगढ़ जेल में बंद किया। वो जेल तोड़ के निकल गए। जेल तोड़ के निकल गए, जेल में रहे तब उनकी दाढ़ी बढ़ गई थी लंबी लंबी। बाहर निकलने के बाद नाम चेंज किया, कहा अपना नाम भूप सिंह नहीं, अपना नाम क्या है? दाढ़ी बढ़ी हुई, चेहरा थोड़ा चेंज हो गया, नाम बदल लिया और चित्तौड़गढ़ में जाके स्कूल खोली, पढ़ाने लग गए। मेरी तरफ नहीं देखना। है लगता अच्छा कहीं ना कहीं अपराध करके आया है, सब पता चल रहा है। मेरा नाम यही है, पहले भी यही था, अभी ये डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा मैं आपको। तो विजय सिंह जी को जाके कहा, विजय सिंह जी आप चलो और आप हमारे आंदोलन करो, आपका काम आंदोलन करना है यार, क्या मार सा की तरफ पढ़ा रहे हो। तो सेकंड फेज में साधु सीताराम दास किसको लेके आए? लिखो, साधु सीताराम दास के कहने पर, ऑन एडवाइज ऑफ साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास के कहने पर, ऑन एडवाइज ऑफ साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक आंदोलन में शामिल हुए। विजय सिंह पथिक ज्वाइंट मूवमेंट। विजय सिंह पथिक आंदोलन में शामिल हुए। विजय सिंह पथिक ज्वाइंट मूवमेंट।
विजय सिंह पथिक आंदोलन में शामिल हुए। बाकी कल पढ़ेंगे, अभी 5 बजे विकास सर आ जाएंगे।